हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय सर। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं आप लोग पढ़ा रहा हूँ क्लास 9 की मैथ, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। उसकी मैंने एक्सरसाइज 1.1 करवा दी है। आज हमारी दूसरी प्रश्नावली है 1.2। तो आइए देखते हैं इसका पहला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दें। तो इसमें का पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यह कथन सत्य है। यह कथन जो है हमारा बिल्कुल सत्य है। देखिए कैसे, क्योंकि जो हमारा वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या बराबर होता है वास्तविक संख्या। तो देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यह कथन सत्य है, क्योंकि प्रत्येक जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन्हीं दोनों संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्या बना होता है। इसलिए यह कथन हमारा सत्य है। इसके बाद हमारा दूसरा कथन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। यह कथन जो है ये असत्य है। यह जो है असत्य है। देख लीजिए कैसे, इसका जो कथन है इसलिए गलत है, क्योंकि जब हमारी प्राकृतिक संख्या जो संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं ना, उसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्या होती है। लेकिन जब हमारी प्राकृतिक संख्या होती है वो सिर्फ धनात्मक होती है। इसलिए यह कथन हमारा असत्य है। इसका कारण लिख लीजिए आप लोग। कारण, क्योंकि संख्या रेखा पर दोनों धनात्मक और ऋणात्मक क्योंकि संख्या रेखा पर दोनों धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। संख्याएं होती हैं परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या को यह संभव नहीं है। संभव नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा कि भी बताया, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है, जहां यह एक प्राकृतिक संख्या है। या असत्य है, क्योंकि इस जो हमारी संख्या रेखा उस पे दोनों ओर, मतलब एक जीरो यहाँ पे ले लो, इधर धनात्मक होती है 1 2, और इधर क्या होती है ऋणात्मक में होती है। तो जो हमारी यहाँ पे बोल रहा है ये हम क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या, लेकिन यहाँ पर माइनस में भी हो सकती है। इसलिए यह हमारा कथन असत्य है। इसके बाद हमारा तीसरा कथन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देख लीजिए ये वाला कथन भी हमारा क्या है, असत्य है। असत्य। ये वाला कथन असत्य है, क्योंकि ये बोला प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये इसलिए गलत है कि वास्तविक संख्या में भी मैंने यहाँ पर बताया, ये परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या होती है। ऐसा कि नहीं कोई उसमें सिर्फ अपरिमेय संख्याएं हों और वह पूरा वास्तविक संख्या कहलाए, यह कथन गलत है। इसलिए यह कथन हमारा क्या है, असत्य है। इसका आंसर कारण देख लीजिए, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय
दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। केवल होती है केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए तीनों क्वेश्चन इसमें के। जैसे कि पहले दिया प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मैंने बताया सत्य है कैसे, क्योंकि जो परिमेय वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। और दूसरा जो है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। यह कथन असत्य है, क्योंकि जो संख्या रेखा होता है उसमें दो प्रकार की संख्या होती है, एक धनात्मक होती है, एक ऋणात्मक। लेकिन जो हमारी प्राकृत संख्या होती है वो सिर्फ धनात्मक होती है। और नंबर 3 मैंने भी बताया, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह कथन भी असत्य है, क्योंकि जो वास्तविक संख्या होगी ये जरूरी नहीं कि सिर्फ अपरिमेय संख्या हो, वो परिमेय संख्या भी हो सकती है, इसलिए यह कथन भी असत्य है। इसके बाद आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। हम इसका जो हल है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। नहीं होते हैं। जैसा कि हम लेते हैं कुछ, जैसे हम संख्याएं लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तथा 9। ये क्या है? ये सब संख्याएं लेते हैं। ये और ये सब क्या है? ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है जो हमारे। देख लीजिए, जैसे मैं एक का अंडर रूट करूँ, √1, इसका जो आएगा इसका आएगा 1। ये क्या है? परिमेय संख्या है। और दूसरा अगर हम लेते हैं √2, ये हमारी क्या, इसका आंसर ही जो आएगा ये अंडर रूट में ही आएगा। ये हमारा क्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय। और उसके बाद लेते हैं ये 3। अगर हम 3 ले तो ये √3, तो ये भी हमारी क्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय। अगर हम 4 लेते हैं तो 4 का वर्गमूल जब करेंगे तो ये आएगा 2। ये क्या है? परिमेय है, ये परिमेय है। उसके बाद फिर लेते हैं √5, इसका भी √5 ही आएगा। ये भी क्या है? अपरिमेय है। और उसके बाद फिर आएगा √6, ये भी अपरिमेय है। √7, ये भी अपरिमेय है, अपरिमेय। √8, ये भी अपरिमेय है। उसके बाद फिर लेते हैं हम क्या? √9, ये 3 का वर्ग होता है। किसका होता है? 3। ये क्या है? परिमेय है। तो इसमें इस एग्जाम्पल जरिए हमने समझा क्या कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। कैसे? क्योंकि हमने 1 का जब वर्गमूल किया तो इसका 1 आंसर आया, तो ये क्या है? एक परिमेय है। हमने 4 का लिया, जब 4 का हमने किया तो ये भी एक परिमेय संख्या, इसका वर्गमूल 2 होता है। अगर जब हमने √9 लिया तो इसका वर्गमूल आया 3। ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो इसका मतलब हुआ क्या?
उपरोक्त उदाहरण में हमने देखा कि 1, 4 और 9 के वर्गमूल क्रमशः 1, 2 और 3 हैं, जो एक परिमेय संख्या है। देख लीजिए मैंने इस क्वेश्चन में किया क्या। पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में दिया क्या था। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल को उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होती है। ये पहले से समय पता चल गया। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। कैसे? उसके लिए मैंने उदाहरण लिया, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तथा 9 ये सभी क्या है? धनात्मक पूर्णांक हैं। तो उसके बाद अगर हम 1 का वर्ग करें, 1 का रूट निकालें, तो उसका आंसर जो होगा 1 ही आएगा, और ये क्या है? हमारी एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हम 2 कर लिए तो ये 2 का √2 ही आएगा, ये अपरिमेय है। 3 भी अपरिमेय है, लेकिन 4 जो यहाँ पे 4 है, इसका वर्गमूल 2 निकल कर बाहर आता है। तो इसलिए हमारी ये संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। और √5 भी अपरिमेय है, √6 भी, √7 भी अपरिमेय, √8 भी, और √9 भी एक परिमेय संख्या है। यह क्या? ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या, क्योंकि √9 जो 9 होते हैं तो 3 का वर्ग होता है, वर्गमूल है। ठीक, तो उपरोक्त उदाहरण में हमने देखा कि 1, 4 और 9 के वर्गमूल क्रमशः 1, 2 और 3 हैं, जो एक परिमेय संख्या है। उम्मीद है अभी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हाँ तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम अपने एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन जो दिया है। दी गई संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो भी संख्या दी रहती है पहले उसको वर्ग के योगफल के रूप में लिखते हैं। जैसे हमारा 5 यहाँ पे दिया है, तो 5 को लिखेंगे 1 + 4, 1 और 4 होता है टोटल 5, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये 4 जो है ये है 2 का स्क्वायर। तो ये हम लिख लिए वर्गों के योग के रूप में। तो हम इसे ले लेते हैं a बराबर 1 इकाई, a बराबर 1 इकाई और b बराबर हमारा आ गया 2 इकाई। यहाँ से अब हम सबसे पहले करेंगे क्या? एक संख्या रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से आप एक संख्या रेखा खींच लीजिए। एक बिंदु ले लीजिए, अब जिसे 0 मान लीजिए। उसके बाद आप गोला प्रकार की सहायता से 2-3 लाइनें, मतलब 2-3 बिंदु खींच लीजिए। यहाँ से ऐसे, इसको यहाँ पे ऐसे कट कर दीजिए, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, और यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। तो ये हमारा आ गया, ये 0 है हमारा, ये है हमारा 1, ये हमारा 2 और ये 3। अब आप 1 इकाई चाहे जो ले सकते हैं, चाहे 2 ले लीजिए, यहाँ पे चल दीजिए, चाहे 1 इकाई चल दीजिए। हम पहले 1 इकाई लेते हैं। कितना? 1 इकाई। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1 इकाई। तो हम इसे बिंदु A मान लेते हैं। उसके बाद हमको ऊपर यहीं पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। हम कोण बनाने के लिए चांदा का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे जो 1 इकाई है, यहाँ पे हमको 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम चांदे की सहायता से यहाँ पे हम 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ये देख लीजिए। अब हमको ऊपर कितना चलना है? 2 इकाई। जो हमारा गोला प्रकार था, जितनी दूरी पे हमने इसको काटा था, जैसे यहाँ पे हमने इसको काटा था ना, तो इसी से हमको अभी यहाँ पे 2 इकाई ऊपर की तरफ चलना है। तो पहले आप यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ये हमारा 90 डिग्री कोण बन गया। अब आपको यहाँ से 2 इकाई, 1 इकाई हो गया और ये 2 इकाई हो गया। जहाँ पे हमारा 2 इकाई मिला, इसे हम बिंदु B मान लेते हैं। अब हमको करना क्या है?
और ये जो हमारा 0 हम इसे O मान लेते हैं। अब OB को आपको मिला देना है, OB को यहाँ से ये ऐसे OB मिला दिया। ये जो बना एक हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। तो AO बराबर हमारा कितना है, AO बराबर 1 इकाई और AB बराबर हमारा है 2 इकाई। जब ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजा ज्ञात रहती है, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ से हम यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का, तो देख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से OB, ये OB जो है हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। OB बराबर होगा क्या, अंडर रूट OA का होल स्क्वायर प्लस AO का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। तो देखो बराबर अंडर रूट AO बराबर कितना है 1 का स्क्वायर प्लस AB बराबर हमारा कितना है 2 इकाई है, तो 2 का स्क्वायर। ये हमारा आ गया 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 4 कितना हो गया 5। तो OB बराबर हमें मिल गया कितना, अंडर रूट 5। OB बराबर हमको मिल गया अंडर रूट 5। अब हम करेंगे क्या, गोला प्रकार की सहायता से OB को हम एक त्रिज्या मान लेते हैं। एक त्रिज्या मानकर एक चाप लगाएंगे ऐसे। ये संख्या रेखा पर जिस बिंदु पर काटा हम उसे बिंदु कुछ भी मान ले सकते हैं आप, मैंने इसको मान लिया बिंदु C। तो अब अंडर रूट जो 5 है हमारा कहाँ स्थित है, ये जो बिंदु C पर। तो हम आंसर हमारा आ गया, हम लिख देंगे अतः बिंदु C अंडर रूट 5 को निरूपित करता है। देख लीजिए, पर मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन दिया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जैसे उसमें वहाँ पे हमने लिया था अंडर रूट 13 को, तो हमने लिया यहाँ हमारा यहाँ 5, तो हम 5 को 2 ऐसे भागों में बांटेंगे, मतलब कि वर्गों के योगफल के रूप में लिखेंगे। ये 4 1 होता है कितना 5, तो 1 जो है 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, और ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है, तो ये हो गया वर्गों के योगफल के रूप में। तो A बराबर हमने ले लिया 1 इकाई और B बराबर हमने ले लिया 2 इकाई। ठीक, तो उसके बाद देखो हमने एक संख्या रेखा खींची, पहले 0 लिया, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया। तो पहले हमने 1 इकाई चला, 1 इकाई लिया, और जब 1 इकाई लिया तो यहीं पे हमने कितने का कोण बनाया 90 डिग्री का। हमको यहाँ पे बनाना था 90 डिग्री कोण, क्या एक समकोण त्रिभुज बनाना था। तो हमने चांदा की सहायता 90 डिग्री कोण बनाया और इस पर हमने 2 इकाई ले लिया, 2 इकाई जो हमारे बिंदु B तक है। तो हमने किया क्या, बिंदु OB को एक हमें OB ज्ञात करना था, तो OB ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय से भुजाओं को ज्ञात किया जाता है जब 2 भुजाएं दी रहती हैं। तो देख लीजिए OB बराबर हमें ज्ञात करना था, OB बराबर होता क्या, अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट बराबर AO प्लस AB का AO स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AB OA हमारा था 1 इकाई, तो 1 का स्क्वायर किया, AB था हमारा 2 इकाई, तो हमने 2 का स्क्वायर किया। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 कितना हो गया 5। तो हमने किया क्या, गोला प्रकार की सहायता से बिंदु O को केंद्र मानकर बिंदु B तक की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया जो बिंदु C पर काटा। कहाँ, बिंदु C पर काटा, अतः जो बिंदु C को काटा वही हमारा अंडर रूट 5 स्थित है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक होगी वो होगी शांत अशांत संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को निरूपित करना है, उन सबको बारे में मैं बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।